एसपी साहब अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक से एक पंक्चर की दुकान पर एसपी साहब गाड़ी रोक देते हैं। दरअसल उनकी जो स्टेपनी है उसके अंदर हवा नहीं है और वह नहीं चाहते कि उन्हें परिवार के साथ किसी मुसीबत का सामना करना पड़े। इसी वजह से वो वहां पर रुकते हैं और पंक्चर वाले को इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक से जैसे ही उनकी नजर उस पंक्चर वाले पर पड़ती है तो एकदम से पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और एकदम से भागकर जाकर उसके गले लग जाते हैं। इधर पंक्चर वाला भी एसपी साहब को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आया था और यह सब कुछ देखकर एसपी साहब का परिवार पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वहां पर कुछ और लोग बैठे हुए थे जिनकी सवारियां पंक्चर खड़ी हुई थी, वह भी सब चीज को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। कौन थे एसपी साहब और किस वजह से इस पंक्चर वाले के गले लग रहे थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के अहमदाबाद में एक सरकारी कॉलेज होता है, जिस सरकारी कॉलेज के अंदर एक अनिल नाम का लड़का पढ़ा करता है। अनिल, जो कि अहमदाबाद के पास के गांव का रहने वाला है और अहमदाबाद से उस गांव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। वहां से वह रोज आया करता और इस सरकारी कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। उसके घर में उसकी माँ है और माँ ने मेहनत मजदूरी करके बच्चे को पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया है और उसका सपना है कि बेटा बहुत ज्यादा तरक्की करे और अपनी जिंदगी में कभी भी इतना परेशान ना हो जितनी कि वो परेशान हुई है। दरअसल अनिल के पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी थी। उसके बाद से उसकी माँ ने ही उसकी देखभाल की है और उन लोगों के पास कोई भी बैकअप नहीं था, यानी कि एक छोटा सा मकान था जिसके अंदर मां बेटे रहा करते थे और इसके अलावा कोई भी जमीन जायजा उनके पास नहीं थी। पिता मजदूरी किया करते थे और पिता के जाने के बाद मां भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का पेट भरने लगी थी। अनिल ने अपनी 12वीं की पढ़ाई तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद उसे ग्रेजुएशन करनी थी और ग्रेजुएशन के लिए वह वहां के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अनिल रोज सुबह सुबह अपने घर से तैयार होकर कॉलेज के लिए आया करता और छुट्टी होने के समय में वहां से वापस लौट जाया करता। उसका सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और तभी अचानक से एक दिन जब अनिल कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में एक फर्नीचर की दुकान पड़ती है। उस फर्नीचर की दुकान को एक करीम नाम का व्यक्ति चलाया करता था। करीम, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति था और वह वहां पर फर्नीचर बनाकर बेचा करता था। अब जैसे ही एक दिन जो अनिल होता है वह अपने कॉलेज जा रहा था, उसी दौरान उस दुकान से कुछ फर्नीचर लोड करना था, लेकिन वहां पर कोई वर्कर नहीं थे। करीम अकेला ही उस फर्नीचर को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिल जैसे ही देखता है कि अकेला इसे उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसके बाद वह भी सहारा लगाता है और सहारा लगाकर उस फर्नीचर को लोड करा देता है। जब करीम यह देखता है कि इसने अपने आप ही आकर मेरी मदद कर दी तो उसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, दोस्ती का। और जब भी कभी अनिल वहां से निकला करता तो करीम उसे बुलाकर अपने पास बिठा लिया करता। दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान अनिल को पता चलता है कि करीम के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और उसके पिता घर के अंदर रहा करते हैं और उन्हीं का यह बिजनेस है जिसको वह चलाया करता है। उसके 3 बड़े भाई हैं, तीनों की शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद वो अलग रहा करते हैं। इधर करीम की भी शादी हो गई है और उसकी एक बच्ची है और एक बेटा है। उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, लेकिन वहीं पर जब करीम को पता चलता है अनिल की कंडीशंस के बारे में कि उसकी मां अकेली मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा लिखा रही है और उसका सपना है कि बेटा पढ़ लेकर एक बड़े मुकाम को हासिल करे ताकि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा अच्छी हो सके, तो उसके बाद करीम को यह बात बड़ी बुरी लगती है और वह उससे कह देता है कि भाई अनिल, अगर तुम्हें किसी भी चीज की कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम बेहिचक होकर मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ 3 साल कब निकल जाते हैं अनिल और करीम किसी को भी पता नहीं चलता है। आते जाते समय जो अनिल होता है वह करीम के पास बैठा करता, उससे बातें किया करता और उन दोनों की मित्रता काफी ज्यादा गहरी हो गई थी, जिसके बारे में वो लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे। जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो अनिल होता है वह घर पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल के दौरान वह बहुत ही कम करीम के पास जा पाता है,
क्योंकि यहाँ पर फिलहाल उसे घर पर पढ़ाई करनी पड़ती है। जब भी कभी कोई बाजार का काम हुआ करता तो ही वह करीम से मिलने के लिए आया करता। करीम उसे पूछता है कि क्या चल रहा है, तो वह उसे अपनी पूरी कंडीशन बता देता है कि भाई, फिलहाल तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं। अगर मैंने अच्छे से तैयारी कर ली तो उसके बाद मैं एक बड़े मुकाम को हासिल कर लूंगा और जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करूंगा। करीम भी उसे खूब सारा मोटिवेट करता है और कहता है कि हाँ भाई, तू जरूर से एक बड़ा अधिकारी बनेगा, क्योंकि तेरे अंदर पढ़ने लिखने की ललक है। इसी तरह से 1 साल और बीत जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन के 1 साल बाद भी उसके रिजल्ट में बिल्कुल भी नंबर नहीं आते हैं और उसे लगता है कि यह पढ़ाई लिखाई मुझसे ऐसे नहीं हो पाएगी। वह सोचने लगता है कि मुझे अगर इस टेस्ट को क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी और कोचिंग लेने के लिए कुछ पैसे का खर्चा आएगा। यही बात सोचकर वह काफी ज्यादा उदास होता है और जैसे ही अपनी माँ की तरफ देखता है तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है कि वह बाहर जाकर कोचिंग करेगा। लेकिन दिमाग के अंदर यह बात बार बार घूम रही थी और इसी दौरान जब वह इस बार अपने दोस्त करीम के पास जाता है तो वहां पर जाकर उससे बात करने लगता है। लेकिन जब करीम अनिल का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसको कोई परेशानी है और इसी वजह से जो करीम होता है उससे पूछने लगता है कि भाई, क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम्हारे चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही है। अब पहले तो अनिल इन बातों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब करीम उसे बार बार पूछता है तो उसके बाद मजबूरन उसे बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पर रहकर पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाऊंगा और इस टेस्ट को क्लियर कर पाऊंगा। अगर मुझे यह टेस्ट क्लियर करना है तो मुझे बाहर कोचिंग के लिए जाना होगा। इसके बाद करीम कहने लगता है कि यह तो बड़ी अच्छी बात है ना, तो तुम जाओ कोचिंग के लिए, तुम्हें कौन रोक रहा है भला। तो उसके बाद अनिल थोड़ी देर तक मौन हो जाता है और जो करीम होता है उसकी भावनाओं को समझ जाता है। दरअसल उसे पहले से अनिल की हालत के बारे में पता था और जब बाहर जाने की बात आई, कोचिंग करने की बात आई, जिस तरह से अनिल चुप पड़ा था तो उसे महसूस हो गया था कि उसके पास पैसे नहीं है और इसी वजह से वह ऐसा कर रहा है। इसके बाद जो करीम होता है वह कुछ भी नहीं सोचता है और सीधा अपने पास से 50,000 निकालकर अनिल के हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये लो भाई, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसों की दिक्कत है, तो ये लो पैसे और बाहर जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। जब अनिल अपने हाथ में 50,000 देखता है तो पहले तो वह करीम से मना करता है, लेकिन करीम कह देता है कि कोई बात नहीं भाई, जब तुम बड़े अधिकारी बन जाओ तो उसके बाद इन पैसों को लौटा देना। इस बात को सुनकर अनिल कहने लगता है कि नहीं यार, मैं इन पैसों को नहीं रख सकता। कल कला को अगर मैं बड़ा अधिकारी नहीं बना तो फिर मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लौटाऊंगा। करीम कहता है कि अगर नहीं बनते हो तो कोई जरूरत नहीं, मैं पैसे तुमसे मांग कहाँ रहा हूं। तुम इन पैसों को ले जाओ और अपनी पढ़ाई लिखाई को करो और तुम्हें मुझे जल्द से एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाना है। यह बात सुनकर अनिल ना चाहते हुए उन पैसों को रख लेता है और उसके बाद वहां से अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर के लिए अपना सामान पैक करने लगता है और जब माँ को यह पता चलता है कि बेटा कोचिंग के लिए जा रहा है तो उसके बाद पहले तो वह उससे कहती है कि बेटा कहाँ जा रहा है, यहीं पर रहकर पढ़ाई कर ले, मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन जब बेटा बताता है कि माँ, वहां पर रहकर ही मैं पढ़ाई कर सकता हूं, अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाऊं, अगर नहीं कहती हो तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, लेकिन यहां पर मुझे लगता नहीं है कि मैं इस टेस्ट को क्लियर कर पाऊंगा। अब जब माँ सुनती है कि बेटा टेस्ट को क्लियर करने के लिए यह सब कुछ कर रहा है तो वह भी उसे हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है बेटा, तू चला जा, बेशक से कोई भी दिक्कत नहीं है। माँ अपने बेटे को आंखों में आंसू लेकर विदा करती है और अनिल भी अपना पूरा सामान पैक करके वहां से निकल जाता है। वहां पर जाने के बाद वह कोचिंग करता है और कोचिंग करने के बाद इस बार एक ही बार में तीनों टेस्ट को क्लियर कर देता है और वह पूरी तरह से क्वालिफाई हो गया था। फिलहाल वह एक आईपीएस ऑफिसर बन गया था और इसके बाद जैसे ही उसे खुशी की खबर मिलती है तो वह अपने दोस्त करीम के पास फोन मिलाता है और उसे बताना चाहता है कि तुम्हारे दिए हुए पैसों से आज मैं कामयाब हो गया हूं। लेकिन उसके दोस्त का नंबर नहीं मिल पाता है और इसके बाद वह अपनी मां के पास इस खबर को पहुंचाता है।
माँ जब इस बात को सुनती है तो बड़ी खुश होती है और जैसे ही अनिल गांव आता है तो गांव के अंदर अलग ही तरह का माहौल बन गया था और उसके बाद गांव आने के बाद वह सबसे पहले अपने दोस्त से मिलना चाहता है जिसने उसे पैसे दिए थे इतना बड़ा मुकाम को हासिल करने के लिए। वहां से वह अहमदाबाद की उस फर्नीचर शॉप पर जाता है जहां पर कभी करीम काम किया करता था, लेकिन वहां जाने के बाद यह देखता है कि इस जगह तो उसकी जगह कुछ और खुला हुआ है और यहां पर करीम का नामो निशान भी नहीं है। इसके बाद वह अड़ोस पड़ोसियों से इस बारे में पूछता है तो लोग उसे बताते हैं कि लगभग 6 महीने पहले अचानक से इसकी दुकान में आग लग गई थी और आग लगने के कारण पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसके बाद इसने इधर उधर से कुछ पैसे लेकर फर्नीचर बना रखा था, लेकिन जब इसका फर्नीचर बर्बाद हो गया तो उसके बाद कर्जदार इसे तंग करने लगे और इसी वजह से इसने अपनी यह वाली जगह और घर वाली जगह भी बेच दी है और बेचने के बाद ना जाने सभी के सभी कहाँ चले गए। इस बात को सुनकर अनिल को बड़ा ही बुरा लगता है कि उसका दोस्त ना जाने कहाँ चला गया जिसने उसको इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। इसके बाद अनिल उसके घर का एड्रेस लेता है और वहां जाकर अड़ोस पड़ोसियों से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वहां के अड़ोस पड़ोसियों को भी उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वह भी उसे मना ही कर देते हैं। अनिल मायूस होकर अपने घर लौट आता है और वहां आकर अपनी मां को बताने लगता है कि मां, इस तरह से जिस व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए थे वो तो ना जाने यहां से कहाँ चला गया और मैं उसको यह बात भी नहीं बता पाया कि मैंने इस टेस्ट को क्लियर कर लिया है और मैं अपने मुकाम को हासिल कर चुका हूं। इस बात को सुनकर मां भी बड़ी मायूस होती है, लेकिन फिर वो कहती है कि बेटा, जो कुछ भी होता है उसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो ऊपर वाले की करनी है, तो इस पर सवाल मत उठा, बस इसके साथ चलता रह, जैसा वह चाहता है वैसा होकर रहेगा। इसके बाद जो अनिल होता है वह भी अपनी मां की बात को सुनता है और उसके बाद वहां से ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अनिल वहां से ट्रेनिंग के लिए चला गया था और अपनी ट्रेनिंग को करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक जगह पर हो जाती है, लेकिन जितने दिनों वो ट्रेनिंग में था और जब भी कभी कोई उससे कहा करता कि तूने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, तू मेहनती आदमी है, तो उसके बाद तुरंत उसे करीम की याद आ जाया करती और वो बातें याद आया करती जब वह कहा करता था कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इन बातों को सोच सोचकर वह करीम को याद करता रहता है और पोस्टिंग के बाद अचानक से वह करीम को ढूंढने लगता है। अपनी पुलिस पावर का प्रयोग करके वह उसे ढूंढता है, लेकिन कैसे भी करके वह उसे नहीं ढूंढ पाता है। कहीं से भी उसे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। सभी लोग उससे मना कर देते हैं कि यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और हमने कभी भी करीम को नहीं देखा है। इसके बाद जो अनिल होता है वह अपने काम में व्यस्त हो जाता है और काम में व्यस्त होने के बावजूद भी वह बार बार करीम को याद किया करता है। अनिल जब नौकरी लग जाता है तो उसके बाद उसके लिए अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आने लगते हैं और एक लड़की से अनिल शादी भी कर लेता है, क्योंकि उसकी उम्र भी हो गई थी और साथ में वह अच्छा खासा कमाया करता था। लेकिन शादी के टाइम पर भी उसे अपना दोस्त करीम बार बार याद आया करता है, क्योंकि जो कुछ भी कामयाबी उसके पास है वो अपने दोस्त की ही वजह से है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वो कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल बीतने लगता है और धीरे धीरे अब इस बात को, यानी कि अनिल और करीम को मिले हुए लगभग 10 साल बीत जाते हैं। बीते 10 सालों में जो अनिल होता है उसको एक बच्चा भी है और उस बच्चे को पाकर वो दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश हैं। अनिल की जो मां होती है वह अपने पोते को दिन भर खिलाया पिलाया करती है और अच्छे से उनका समय बीत रहा था। एक दिन ऐसे ही जो अनिल की पत्नी होती है वह अपनी मां से कहने लगती है कि मां जी, देखो ना, आपके बेटे को इतना पैसा कमाया करते हैं, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन फिर भी हमें कहीं घूमने के लिए नहीं ले जाया करते। दरअसल जो अनिल की पत्नी थी उसे घूमना बड़ा ही अच्छा लगा करता था और इसी वजह से वह अपनी मां से इसके लिए शिकायत लगा रही है और जैसे ही उसकी सास इस बात को सुनती है तो वह समझ जाती है कि बहू का घूमने का मन है। तो जैसे शाम के समय अनिल अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो उसके बाद वह उससे कहने लगती है कि बेटा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें बहू को लेकर घुमाना चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं तुम्हें अकेले कहीं बाहर जाए तो यह बड़ा अच्छा रहेगा। इसके बाद पहले तो अनिल मना करता है, काम का बहाना लगाता है, लेकिन जब मां आदेश दे देती है
तो उसके बाद अनिल अपनी माँ की बात को मानता है और 2-3 दिन बाद एक प्लान बनाता है कहीं पर घूमने का और उस दिन के लिए अपनी माँ को भी तैयार करता है। माँ पहले तो मना करती है, लेकिन जब अनिल जिद करता है और कहता है कि माँ, मैंने तुम्हारी बात मानी है ना, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी, तो इसके बाद माँ भी उसकी बात को मान जाती है और पूरा परिवार अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठकर वहां से घूमने के लिए निकल जाता है। वह लोग रास्ते में जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उसे एक पंक्चर की दुकान दिखाई देती है, जिस पंक्चर की दुकान को देखकर अनिल को ज्ञात होता है कि उसकी जो गाड़ी है, उसकी स्टेपनी में हवा नहीं है, तो क्यों ना यहां से वो उसे दुरुस्त करा ले। फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहा है, अगर रास्ते में कोई ऐसी वैसी दिक्कत हो गई तो बहुत ही गलत हो जाएगा। यही सोचकर अनिल अपनी गाड़ी को वहां पर लगा देता है जहां पर वो पंक्चर की दुकान थी और गाड़ी से उतरकर पंक्चर वाले को इधर उधर ढूंढने लगता है। पंक्चर वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने टोपी पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी और वहां पर वह एक दूसरी गाड़ी का पंक्चर बना रहा था। वह नीचे मुंह करके अपनी धुन में लगा हुआ था, लेकिन तभी अनिल उसे आवाज देता है और कहता है कि भाई, मेरी गाड़ी में भी पंक्चर लगा दो, क्योंकि मुझे कहीं दूर जाना है। अब इसके बाद जो मुस्लिम व्यक्ति पंक्चर लगा रहा था वह अपना चेहरा ऊपर की तरफ करता है और अनिल की तरफ देखता है, क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वह देखते ही अनिल को पहचान जाता है। इधर अनिल भी जैसे ही उस पंक्चर बनाने वाले को देखता है तो वह भी उसे झट से पहचान जाता है, क्योंकि सामने जो पंक्चर बना रहा था वह और कोई नहीं, उसका वही दोस्त करीम था जिसने कभी उसे 50,000 दिए थे उसको कामयाब होने के लिए। इसके बाद अनिल एकदम से भाग कर जाता है और इधर जो करीम होता है वह भी खड़ा हो गया था और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लगते ही एक दूसरे की आंखों से आंसू टपकने लगे थे और जो अनिल होता है उससे रोते हुए पूछने लगता है कि भाई, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। इसके बाद जो करीम होता है वह उसे चुप होने के लिए कहता है और थोड़ी देर में सब कुछ माहौल शांत हो जाता है। इधर पत्नी और मां दोनों इस बात को देखकर हैरान हैं कि इसको ऐसा क्या हो गया जो एक मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर लगाया करता है उसके गले मिल रहा है, उसके कपड़े भी गंदे हैं लेकिन फिर भी वह उसके गले लग रहा है। यहां पर उस दुकान पर कुछ और लोकल व्यक्ति भी बैठे हुए थे जो जैसे ही ये सब कुछ देखते हैं तो एकदम से वो भी हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस पंक्चर वाले के गले लग रहा है। उसके बाद अनिल और करीम एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होने के बाद जो करीम होता है उससे पूछता है कि तुम्हें बड़े दिन में देखा है, सुनाओ कैसा हाल चाल है, क्या तुम कामयाब हो गए या नहीं हुए? तो जो अनिल होता है वह अपनी पूरी बात उसे बताता है और कहता है कि मेरी माँ भी आई है और मेरी पत्नी भी है। करीम जैसे ही इस बात को सुनता है तो उसके बाद वह उन्हें अपने घर के अंदर बुलाने लगता है। दरअसल करीम का जो घर था वह इस पंक्चर वाली दुकान के ही साइड में था और यहीं पर रहकर वो काम किया करता था। उसके बाद जो करीम होता है एक व्यक्ति को फोन करता है और फोन करने के बाद बची कुची गाड़ियों में पंक्चर लगाने के लिए कह देता है और करीम जो होता है वो अनिल की मां और उसकी पत्नी को लेकर अपने घर के अंदर जाने लगता है। अनिल ने भी अपनी मां को बता दिया था कि मां, यह वही करीम है, और जैसे ही करीम का नाम अनिल की मां और उसकी पत्नी सुनती हैं तो एकदम से उसे पहचान जाती हैं, क्योंकि अनिल अक्सर करीम के बारे में अपनी मां और अपनी पत्नी से बात किया करता था, तो इसी वजह से वो झट से उसे पहचान जाती हैं। अनिल अपने परिवार के साथ करीम के घर में जाता है और वहां पर जाकर घर के अंदर की हालत देखता है। घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसके घर में उसका बुजुर्ग पिता था और उसके बच्चे भी घर पर ही रहा करते थे। देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह कहीं पढ़ने के लिए जाया करते होंगे। इस बात को देखकर अनिल मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है और इसके बाद वो अपने दोस्त करीम से पूछने लगता है कि भाई, तुम ये बताओ कि तुम यहां पर इस तरह से कैसे? क्योंकि तुम्हारा तो अच्छा खासा कारोबार था, तुम चाहते तो दोबारा से भी ऐसा कारोबार कर सकते थे। लेकिन तभी जो करीम होता है वह अपनी पूरी कहानी बताता है, कहता है कि भाई, वहां से मेरी दुकान में आग लग गई थी और उसके बाद कर्ज को चुकाने के लिए हमने अपना सब कुछ बेच दिया और बेचने के बाद मैंने अपने भाइयों से भी मदद मांगी थी, लेकिन उन लोगों ने मदद देने से साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं था।
जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं, और फिर मैं ठान लेता हूं कि कोई बात नहीं, अपने आप से मेहनत करूंगा और मेहनत करने के बाद दोबारा से उस मुकाम को हासिल करूंगा। यही सोचकर मैं इस शहर में आ जाता हूं और यहां पर यह घर भी किराए का है। किराए का घर लेकर यहां पर फर्नीचर का काम करने के लिए सोचता हूं, लेकिन फर्नीचर के काम के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे चाहिए थे और इतने पैसे मेरे पास भी नहीं थे, और साथ में पिताजी भी बीमार रहने लगे थे, क्योंकि जब से उस दुकान में आग लगी है उसके बाद से इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, और उसके बाद से ज्यादातर इनकी दवाइयां चलती रहा करती हैं। मैं इस बारे में सोच सोचकर काफी ज्यादा परेशान था, और तभी अचानक से मुझे ज्ञात होता है कि थोड़े पैसों से एक पंक्चर का काम चल जाएगा, जिससे मेरे घर का गुजारा तो हो ही जाएगा। यही सोचकर मैं पंक्चर बनाने का काम करने लगा और यहीं पर अपने समय को व्यतीत कर रहा हूं। ऐसा कहते हुए करीम की आंखें एकदम से भर आती हैं, लेकिन फिर वो इन सभी बातों को किनारे करते हुए कहने लगता है कि खैर छोड़ो इन बातों को, हम भी किन बातों में चले गए, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय पानी बनवा देता हूं। लेकिन जो अनिल होता है वह उससे मना करने लगता है। तभी जो करीम कहता है कि क्यों भाई, अब मैं गरीब हो गया तो तू मेरे घर का पानी नहीं पिएगा। इसके बाद अनिल कहने लगता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तू तो इस बात को गलत ही ले रहा है। मैं दरअसल कहीं जाने की जल्दी में हूं, इसी वजह से मना कर रहा था, और ले आ, जो कुछ तुझे लाना है उसको मैं खा पी कर ही जाऊंगा। इसके बाद जो अनिल की पत्नी होती है, जैसा भी उनसे चाय पानी बनता है उनको पिलाते हैं, और पीने के बाद जो अनिल होता है वह करीम से विदा लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन इसकी हालत को देखने के बाद और साथ में अपने दोस्त की कंडीशन को देखने के बाद वह बहुत कुछ अपने मन के अंदर सोच चुका था। मुसीबत के समय में करीम ने उसको बहुत ज्यादा सहारा दिया था, और अब बारी थी अनिल की अपना फर्ज निभाने की। इसके बाद जब अनिल अपने घर जाता है तो सबसे पहले करीम के पिता का इलाज वहां के सरकारी हॉस्पिटल में कराता है। जब एसपी साहब बोलते हैं कि इसका अच्छे से इलाज होना चाहिए, तो उसके बाद जो वहां के सरकारी डॉक्टर होते हैं वह भी अच्छी तरह से उनका इलाज करते हैं, और करीम का 1 रुपया का भी खर्चा उसमें नहीं आता है। अब उसके बाद वह उसके बच्चों का अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराता है और कहता है कि बच्चों को रोज स्कूल जाना होगा, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। करीम उसे पहले तो मना करता है, लेकिन जो अनिल होता है उसे अपनी कसम दे देता है और कहता है कि तू मेरा दोस्त है ना, तो तू चुपचाप रहेगा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तू मुझे करने दे। इसके बाद जो करीम होता है वो चुपचाप रह जाता है और अनिल अपने काम को आगे करने लगता है। अनिल अपने पास से कुछ पैसे लगाता है और पैसे लगाकर दोबारा से फर्नीचर का ऐसा ही कारोबार खड़ा कर देता है जैसा उसने वहां पर किया था। उस कारोबार के लिए अनिल ने अपनी ही जमीन खरीदी थी और उसके ऊपर ही रहने का इंतजाम भी करा दिया था, यानी कि नीचे दुकान थी और ऊपर मकान था, और बहुत बड़ा शोरूम फर्नीचर का उसने उसे खोल कर दे दिया था। जब वह उसे वहां से वहां पर शिफ्ट करता है तो करीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अनिल जब इस बात को देखता है तो वो उसे चुप कराने लगता है, कहता है कि भाई, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि भाई देखो ना, तो तुम मेरे भाई हो, केवल मैंने तुम्हें 50,000 दिए थे तुम्हारे मुसीबत के समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ इतना किया है जितना मेरे सगे भाई भी नहीं कर सकते। यह बात सुनकर अनिल उसके आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि भाई, यह दोस्ती हमारी अलग तरह की है, इसमें किसी भी तरह का द्वेष भाव नहीं है। जब मेरे पर मुसीबत का समय आया तो तुमने मेरा साथ दिया था ना, तो इसी वजह से अब मैं तेरा साथ दे रहा हूं और आराम से अपनी जिंदगी को जी। जब तुम्हें जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि मुझे मदद की जरूरत है तो उस टाइम पर मेरी मदद कर देना। इसके बाद जो करीम होता है वहां से उस दुकान में शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से उस फर्नीचर के काम को करने लगता है। अब करीम बहुत ही अच्छी जिंदगी बिताया करता है, और जो अनिल होता है वह बार बार उससे मिलने के लिए भी आया करता है, और करीम भी अपने परिवार के साथ अनिल से मिलने के लिए जाया करता है। अब तक भी उन दोनों के घर तक का आना जाना है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है।
यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है गंगाचरण जी का। गंगाचरण जी लिखते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है और दिल को छू गई है। तो गंगाचरण जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है सिद्धनाथ मौर्य, कैमूर, बिहार से। ये हमारी स्टार्टिंग से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो सिद्धनाथ मौर्य जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है राकेश, एमपी से। राकेश जी हमारी हर वीडियो को देखते हैं और ज्यादातर वीडियोस पर अपने कमेंट छोड़ा करते हैं। तो राकेश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा और आखिरी कमेंट आता है महेश जी का। महेश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में उनके भी नाम आ जाएंगे। आप लोग हमें इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट भेजकर मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।